जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो अब आपको कंप्लीटली ये रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे रोज रोज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगाने से माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और हमारे थॉट प्रोसेस से हमारे क्वेश्चंस सही भी हो रहे होते हैं और हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो आज फिर से हम एक क्विज लेके आए हैं 28 जून की, जिसमें आपको करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं कि आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इनके आंसर्स देने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज this. Now, see, consider the following statement regarding world sickle cell anemia. Okay, we are going to discuss about sickle cell anemia. So they are asking, consider the statement regarding World Sickle Cell Anemia Day 2023. So it is celebrated each year on 18 June. First. Second, the theme of this year is sickle cell matters. Which of the following statement given is true? So you all know sickle cell anemia क्या होता है. पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है. बैकग्राउंड क्या कहता है? सिकल सेल अनीमिया जो है वो कैसी डिजीज है? मोनोजेनेटिक डिजीज है. जेनेटिक मीन्स वो इनहेरिटेड होती है, ठीक है. मोनोजेनेटिक डिजीज है और इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल हमारी आरबीसी होती है, दिस इज आर आरबीसी, वो चेंज हो जाती है किसमें? सिकल सेल में, यानी सिकल की तरह उसका शेप हो जाता है, यानी वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड होती है वो क्या हो जाएगी? फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूस कर जाएगी और फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूस करने से क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. तो यानी हमें याद हो गया यहाँ से, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें क्या होता है, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि मोनोजेनेटिक डिजीज है, आरबीसीज रप्चर कर जाती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है इन द ब्लड. तो ये तो हो गया सिकल सेल एनीमिया. अब इसके रिगार्डिंग पूछा है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन्होंने दिया है 18 जून. As it is a part of current affairs, so we should know this, it is not celebrated on 18 June, it is celebrated on 19th June. Okay, this means this statement is wrong, right? अब इसको जरा सा क्लीन कर लें और इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट देते हैं. इस स्टेटमेंट को हमने कहा कि वो गलत है. अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं. द थीम ऑफ दिस ईयर इज सिकल सेल मैटर्स. नहीं, थीम फॉर दिस ईयर इज नॉट दिस. इस बार का थीम इस तरह से याद रखो कि इस बार का थीम बहुत लंबा है, ठीक है. तो इसमें सिंपली ये है कि फॉर्मुलेटिंग सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मुलेटिंग न्यू स्क्रीन्ड बॉर्न बेबीज, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, एंड एट द लास्ट नो योर स्क्रीन सिकल सेल स्टेटस, ठीक है. तो तीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मिलकर ये बना हुआ है. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द स्टेटमेंट. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीदर वन नॉर टू. अब आपके लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने आपको तरीका दिखाया कि जब ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे डील करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद कर लो यहाँ से, जो आपसे पूछी जा सकती है कि कब सेलिब्रेट होता है. तो कब सेलिब्रेट होता है? 19 जून को. और इसकी जो थीम है वो लंबी है, फॉर्मुलेटिंग एंड जनरलाइजिंग सिकल सेल कम्युनिटीज, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग न्यू बॉर्न बेबीज स्क्रीनिंग, एंड लास्ट क्या है? नो योर सिकल सेल स्टेटस. इतना कंप्लीट इसकी थीम है इस बार की, क्योंकि इससे बहुत लोग सफर करते हैं और एक तरह से ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही बड़ी इलनेस की तरह आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली सीन इन न्यूज, बैंकॉक विजन 2030 इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, तो बैंकॉक विजन 2030 किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है. सार्क से, बिम्स्टैक से, G20 से, ब्रिक्स से. तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, लेट्स सी हाउ मच माय स्टूडेंट्स और माय डिफेंस एस्पिरेंट नो अबाउट दीज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. तो पहले हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए अब आप हेडक्वार्टर माइंड में फ्लक्स करिए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल, ठीक है. अब आते हैं G20 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि G20 क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आपको पता होना चाहिए. अब आते हैं बिम्स्टेक के. बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंपल, इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, दो चीजें याद हो गई। अब थर्ड पे चलते हैं। मैम सार्क भी बता दिया, बिम्स्टेक भी बता दिया, ब्रिक्स क्या है? अब अगर मैं स्क्रीन को क्लीन कर दूं तो ब्रिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या है? ये तो मैम सबसे सिंपल है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब रुक जाते हैं। इट वॉज नोन एज ब्रिक टिल 2010। 2010 में एडिशन हुआ साउथ अफ्रीका का and it turned to be BRICS. So now we can write it as BRICS, जिसमें S किसके लिए स्टैंड करता है? साउथ अफ्रीका के लिए, है ना। सारी चीजें एक बार में रिवाइज हो गई। अब ब्रिक्स का भी तो हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना। ठीक है, अब हम जरा सा स्क्रीन क्लीन कर ले, फिर से रिवाइज कर ले। सार्क क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल। बिम्स्टेक क्या था? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश। और G20 तो पूरा मीटिंग है, पूरा मीट है, G20 नेशंस का पूरा ग्रुप है। फिर ब्रिक्स पे आते हैं। ब्रिक्स क्या है? हमें पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि आंसर क्या था। मैम ये तो पूरा बता दिया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में थाईलैंड ने ये इनिशिएटिव रखा कि नहीं, हमें एक बैंकॉक विजन लेके चलना चाहिए जिससे कि हम बिम्स्टेक को फुल फ्लेज में प्रैक्टिस करके एक ओवरऑल एरिया में डेवलप कर सकें। अब बिम्स्टेक में कौन कौन से नेशंस आते हैं? बहुत कॉमन सेंस से देखो, सबसे अलग क्या जा रहा है? श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड, ये सबसे डिफरिंग नेशंस है, मतलब एक एक कोने में अलग अलग, एक दो। थर्ड इज इंडिया। नाउ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आर वेरी इजी। नाउ टेल मी, फोर्थ इज नेपाल, थोड़ा थोड़ा आसपास बांग्लादेश, एंड नेक्स्ट इज म्यांमार। दिस कंप्राइज्ड ऑफ, हो गया सिंपल। देखा, एक से कितने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। इसी तरह पढ़ना है बेटा आपको हमेशा, ये बात याद रखिए, वरना आपको क्वेश्चंस कभी समझ में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे मूव करें, MQ recently seen in news, MQ-9B predator has been developed by which of the following? ये क्वेश्चन इफ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स मैंने पहले भी कराया है, और जब मैंने कराया था करंट अफेयर्स का वीडियो था, इसमें कई सारे मैंने डिफेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए थे या पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि MQ-9 प्रीडेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पिक्चर भी शो की थी, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तब भी वो इंपॉर्टेंट था, और आजकल तो न्यूज में है, बहुत ही डोमिनेंटली इसको कवर किया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइंड माई वर्ड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MQ-9 प्रीडेटर जो देखा जा रहा है वो क्यों किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड है? जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम्स, एरो सिस्टम्स वेस्ट, UAV अमेरिका, या नॉर्थक्रॉप ग्रुमन। अब सीधा सा आंसर है इसका जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम, जो कि किसका है? US का है। और ये न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा था तो ऐसा बोला गया कि US ने कहा कि हमने जो ड्रोन बनाया था उसको यूज किया जा रहा है रशिया द्वारा यूक्रेन पे वॉच रखने के लिए अंडर ब्लैक सी। ठीक है, उसके बाद से न्यूज में आया, फिर इंडिया ने सोचा कि वो भी इसको अगर यूज करे तो उसके लिए भी आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग डील हो रही है, जो कि आज US जा रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट question in front of your screen is this: which part of brain is primarily responsible for coordinating voluntary muscles या movements, maintaining balance and regulating muscle tone? The question is of biology, right? ये क्वेश्चन किसके सेक्शन का है? बायोलॉजी का। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपका मिनी मॉक है एक तरीके से, ठीक है, तो GIT का। अब उसमें अगर हम देखें कि इसका आंसर क्या होगा, तो जनरल सी बात सोचो, वॉलेंट्री मूवमेंट की बात हो रही है, मेंटेनिंग बैलेंस की बात हो रही है, रेगुलेटिंग मसल टोन, ये हम क्लास 10th में पढ़ते थे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो सेरिब्रम,
ब्रेन स्टेम या हाइपोथैलेमस? ब्रेन स्टेम जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि हमें वो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने जल्दी सुना नहीं है। हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम तीनों हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने सच में 9th and 10th में अच्छे से पढ़ाई की थी, और हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो जब बायो पढ़ते हैं तो दे आर वेरी फैमिलियर विद द आंसर्स, बट स्टिल यू पीपल आर न्यू टू अस, सो वी विल टेल यू द आंसर करेक्टली एंड वी विल एक्सप्लेन इट एज वेल। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन एंड इसका काम क्या होता है कि मेनली ये बॉडी पॉस्चर मेंटेन करता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑब्जर्विंग है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो अगर आपने ये थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा होगा, क्योंकि कितना भी हो, ऑल्दो बायो कम आती 7-8 क्वेश्चन मीन्स 8 × 4 32 मार्क्स आर मोर देन फेचेबल। अगर आपके टोटल जीएटी में ऐड हो जाते हैं तो शायद आप मेरिट इन हो जाएं, है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस एंड वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। रिसेंटली नासा इज किसका है भाई? नासा, नासा हमारा है ना, हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। डिस्कवर्ड फॉस्फोरस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मून ऑफ द सैटर्न? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी डिस्कवरी हुई है? फॉस्फोरस की। और किस मून में? सैटर्न की, यानी सैटर्न का एक मून है उसी में हुई है। अब आपको सैटर्न के मून पता होंगे तो आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा मून नहीं हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज इंसिलैडस। इंसिलैडस जो सैटर्न का मून है उसमें फॉस्फोरस पाया गया। मैम फॉस्फोरस पाने से कौन सा बड़ा फायदा हो गया? तो बहुत बड़ा फायदा है बेटा। फॉस्फोरस जो होता है डीएनए में प्रेजेंट होता है। आप सबको पता होगा अगर आपने बायो पढ़ी होगी, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए में फॉस्फोरस की प्रेजेंस होती है। तो कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉस्फोरस पाया गया तो वहां भी लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल हो। तो इस तरह की रिसर्च स्पेस एजेंसीज करती रहती हैं टू नो मोर अबाउट ईच एंड एवरी सेलेस्टियल बॉडी एंड मेनी प्लैनेट्स। सेम यहाँ पे भी था, इंसिलैडस है जो इसका सही आंसर है। आपको क्वेश्चन याद हो गया। और स्पेसक्राफ्ट कौन सी यूज हुई थी इसको जज करने के लिए? कैसिनी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 17 जून। सेकंड, द थीम फॉर दिस ईयर, देखिए आपको पता है थीम आपसे पूछी जाती है, कभी कभी डेट्स भी पूछी जाती हैं, चाहे आप एनडीए का पेपर दें चाहे आप सीडीएस का दें। ये मेनली यूपीएससी ओरिएंटेशन ऐसी ही चलती है कि दोनों में एक एक क्वेश्चन एक एक तरीके का डाल देंगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जून दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। येस, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जून। देन द थीम फॉर दिस ईयर इज हर लैंड हर राइट्स। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो द आंसर फॉर दिस इज बोथ 1 and 2। ओके, जब बोथ 1 and 2 है तो हमने क्या बोला कि जब बोथ 1 and 2 सही है तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब देखिए, एक कंट्री जो सबसे ज्यादा सफर करता है डेजर्टिफिकेशन की वजह से वो है अफ्रीका, ठीक है। तो ये बोला क्या कि नहीं, इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इसलिए हम इसके रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। अब आगे आया कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी क्योर्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस थिंग्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। रिसेंटली द दुग्ध संकलन साथी ऐप वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को आप जितना ज्यादा करोगे ना, अगर देखिए एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन मॉक में गलत हो रहा है वो पेपर में कभी गलत नहीं होगा। तो इट्स बेटर दैट बिफोर सिटिंग ऑन द टेबल इन विच यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम, जस्ट गिव योरसेल्फ डेली एग्जाम एनालिसिस एंड एग्जाम व्यू कि हाँ मॉक पेपर लगा लिया, करंट अफेयर की क्विज लगा ली तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे कवर हो गए, तो मुझे वो थॉट प्रोसेस में रहेंगे आपके, आपको इकट्ठा बल्क में बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सबको लगेगा कि ये आंसर होना चाहिए, किसी को लगेगा ये होना चाहिए, किसी को लगा ये होना चाहिए, क्योंकि सारे ही भाई दुग्ध है, दुग्ध मीन्स मिल्क, दिस मीन्स मिल्क, सो मिल्क से रिलेटेड अगर है तो सारा ही हो सकता है, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ सकता है। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या होगा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे काम किया जाएगा कि कैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बेटर कर सकते हैं। तो आप कहोगे मैम ये डिफेंस रिलेटेड स्कीम थोड़ी ना है, बेटा ऐप रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, यूपीएससी पूछता है ऐप रिलेटेड, पोर्टल कोई आया तो पोर्टल से रिलेटेड
स्कीम कोई आई गवर्नमेंट की, तो स्कीम से रिलेटेड आप किसी भी चैनल या किसी भी जगह पे आप ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं रख सकते। तो आपको रैंडमली अगर डे बाय डे आप पढ़ोगे तो मिनिमम 6 to 7 या 10 क्वेश्चन होते हैं, आप कवर कर सकते हो। और आप मंथली कितना कर लोगे, आप खुद मल्टीप्लाई करिए, 300 क्वेश्चन यू आर प्रिपेयरिंग पर मंथ। उसको आप अगर कोई वीडियो भी देखोगे मंथली तो आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस उन्हीं क्वेश्चंस का कोई रिवीजन कराए। तो वी आर गोइंग ऑन द फॉर्मेट एंड ऑन द लाइंस ऑफ द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यूपीएससी ओरिएंटेशन। तो आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट श्योरली दिखेगा। एंड प्लीज डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन, आर यू लाइकिंग दीज वीडियोस? सो वी विल कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू पीपल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फूड आउटलुक रिपोर्ट 2023 इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने रिलीज की है? फीफर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऐसा लग रहा है फूड आउटलुक रिपोर्ट है, तो भाई फूड आउटलुक रिपोर्ट में कुछ ऐसा झलक तो रहा नहीं है, तो हमें लगेगा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको किसी गेस वर्क के चक्कर में आपका नेगेटिव में मार्किंग ना चली जाए। तो फॉर दिस आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए FAO जो है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स को या फूड जो बन रहा है उसकी क्वालिटी को जज करना, उस पर तरह तरह के जैसे प्रिजर्वेशन है कि नहीं और उसको सही क्वालिटी है कि नहीं वो वेरिफिकेशन में रखना, ये सब काम करती है। प्लस जो फूड होता है उसकी क्वालिटी को जज करती है। तो इसने अभी डाटा रिलीज किया था जिस डेटा के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो 2023 के गुड्स का बिल है, यानी फूड के जो गुड्स हैं, गुड्स ऑफ फूड, ठीक है, उसकी जो बिलिंग आ रही है वो बढ़ी है पिछले साल से, ठीक है, विच इज अ साइन कि कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी जा रही है फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। आप ट्विटर वगैरह पे भी इसको फॉलो करोगे तो आपको छोटे छोटे फीडबैक्स मिलते रहेंगे। लीव इंस्टाग्राम, स्टार्ट फॉलोइंग ट्विटर्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स, तो आपको रियल इंफॉर्मेशन या जो सही इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएगी, है ना। एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम मार्किंग दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। अभी मैं बताऊंगी वो 2 रीजंस क्या हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोत्सवाना, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका आंसर करने से पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए 1 और 2, इस पे मत जाया करिए। देखिए हमेशा रखना इस पे पहले मत जाना, पहले इस पे जाना। अगर कोई 2 ऑप्शंस भी आपको आते हैं तो उनको कंसीडर करो। जैसे मुझे पता है कि बोत्सवाना होगा, मोजाम्बिक होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता जम्बिया है कि और मालवी है कि नहीं, क्योंकि ये तो मैंने आइडेंटिफिकली पढ़े। तो पहले देखो 1 और 4 किस में है, 1 और 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी, इसमें नहीं है, तो मतलब ये दोनों तो कट गए। अब बचा या तो 2 है या तो 2 नहीं है। अब लेट्स सी कि 2 है कि 2 नहीं। तो इसके लिए आपके सामने जितनी ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ें ला सकते हैं हम लाएंगे। नाउ सी, अभी हमने पढ़ा कि मैंने 2 चीज़ें बताई थी, बोत्सवाना, जस्ट सेकेंड क्लास, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोत्सवाना है तो बोत्सवाना हमें देखने को मिला। उसके अलावा हमने क्या बोला था कि कौन सा कंट्री मुझे लग रहा था कि 100% है, मोजाम्बिक है। मुझे कंफ्यूजन किसमें थी कि जाम्बिया होगा या फिर एक जो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था वो था समवेयर इट वाज वन मोर, राइट, हाँ, मालवी। तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन थी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके पॉइंट को टच ही कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट टचिंग द कंप्लीट जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे को कौन टच कर रहा है, 1, अभी मैं इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ, ओके। फर्स्ट वन इज दिस, ये टच कर रहा है, सेकंड वन इज दिस, नाउ सी, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस। अब उसके बाद देखते जाइए आप, कौन सा आपको दिख रहा है, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि ये कैसा है, ये लैंडलॉक कंट्री है। whenever a country is sharing boundaries with some countries where it is getting locked in them, तो it is known as landlocked country। तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम फिर से क्लीन कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चंस पे हम रिटर्न करें तो हम फिर से एक बार शॉर्ट में इसको याद कर ले, है ना, कि कहाँ था। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो इसको पहले रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे बोलते थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे के साथ मीटिंग की और कुछ डिस्कशंस किए, तो वहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ों को मैप पे थोड़ा देख लें, क्योंकि ये हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो जिम्बाब्वे था, हमने सीधा देखा कि कहाँ पे है, जाम्बिया है, उसके अलावा ये पूरा एरिया आपका मोजाम्बिक है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर बोट्सवाना है। जो मलावी है वो बिल्कुल अलग जा रहा है, तो ये अलग जा रहा है। और लैंडलॉक कंट्री है कौन सा, जिम्बाब्वे। 4 कंट्रीज कौन से हो गए, जाम्बिया, नामीबिया भी है, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, है ना। इस तरह से याद हो गया। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा रिटर्न करें, रुक जाइए, पहले आप इसको सही से देख लीजिए। एज सुन एज यू विल सी दिस यू विल अंडरस्टैंड द आंसर। नाउ सी, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये कहाँ का है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो कॉमन सेंस है कि ये अफ्रीका का लैंडलॉक्ड कंट्री
है। नाउ लेट मी क्लीन द पर्टिकुलर कंटेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, सॉरी। चलिए अब इसमें देखिए हमारा आंसर क्या था मैम, अभी तो आपने बताया कि क्या था, बोत्सवाना हो गई होगा, सॉरी बोत्सवाना हो गई होगा, मोजाम्बिक हो गई, इसमें कंफ्यूजन थी, तो मालवी तो किनारे आ रहा था ना, इट वॉज साइडेड। मेन आंसर क्या था, जाम्बिया, जो कि हमें देखने को मिला। तो बोत्सवाना ये इसको हम एश्योर कर चुके थे, हमें इसमें डाउट था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे सही आंसर क्या है, डी। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व बाय सीइंग द मैप इन योर बुक। ओके, अब फिर से हम अपने प्यारे से मैप को देखते हुए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछा भी था और ये पिछली बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका मेनली देखिए आंसर क्या है, आप सबको पता होगा, आपको याद ही हो गया होगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो पर्टिकुलर ये फूड इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रही है, कहाँ ऑर्गेनाइज करी जा रही है, 3rd to 5th नवंबर को ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ होगा, प्रगति मैदान, विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द स्टेट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया नेचुरल आर्क को एक जियो हेरिटेज साइट। चाहे जियो हेरिटेज साइट हो, चाहे यूनेस्को हेरिटेज साइट हो, आपको चीजें याद होनी चाहिए, है ना। तो इसमें किसको किया है, जल्दी से देखते हैं। सुंदरगढ़ को किया है, एक आर्क डिस्कवर हुआ है वहाँ पे। तो जो भी नए नए रिफॉर्म, जैसे लैंड फॉर्म्स आते हैं, डिस्कवर होते हैं या देखने को मिलते हैं, तो उसे हम तुरंत ऑब्जर्वेशन में लगते हैं। तो इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ओडिशा। ओके, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो यहां से हमें क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट थिंक कि हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड द करंट अफेयर सेशन। इतनी स्पीड में इतने सारे कंटेंट के साथ 10 क्वेश्चन को कंप्लीटली एनालाइज करके अगर आपको ये क्वालिटेटिव लग रहा है, तो इट विल बूस्ट माई पर्टिकुलर स्टैमिना इन मोर टर्म्स, कि अगर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो आप जैसे कई बच्चों का बेनिफिट हो सकता है जो कहीं ना कहीं इन चैनल्स तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत। विल मीट यू इन द नेक्स्ट मीट एज वेल। ओके, थैंक यू।